बताएंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं करना है। हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कोशिश करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। हीट एंड ट्रायल मेथड में और कुछ नहीं है। कोशिश क्या करना है कि सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिख देंगे। वर्ड इक्वेशन के बाद जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, और उसमें जो है जितना भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें लेफ्ट साइड में कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों तरफ जो है केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। अगर कोई पूछे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो हम सिंपल बोलेंगे कि डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हो क्लास 9 में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ चुके हो। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए ही हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो मास ऑफ द प्रोडक्ट और मास ऑफ द रिएक्टेंट जो है बराबर होगा। इसीलिए हम दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर देते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ एटम सेम हो जाता है मास भी सेम हो जाता है, क्योंकि हर एटम का मास फिक्स होता है। हर एटम का मास फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो गया तो मास भी सेम हो जाएगा। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करना भी ज़रूरी है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये समझ गए कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मेनली फॉलो करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग आज टॉपिक क्या लिए हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, क्या लिखा है, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। मीथेन बर्न होता है, बर्न मतलब क्या हुआ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन यहाँ मेंशन भी नहीं करता तो भी हम समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन। जहाँ भी बर्न वर्ड हो जाए ना उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। बर्निंग या कंबसन, ये दो वर्ड सेम याद रखो। ठीक है ना, कहीं पर लिखा हुआ है कंबसन रिएक्शन तो मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। बर्निंग लिखा हुआ है तो मतलब हो गया कि वो ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन मेंशन किया हुआ है तो भी, नहीं किया हुआ है तो भी हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्शन हो रहा है। बर्निंग और कंबसन दोनों का मीनिंग सेम होता है, याद रखो। ठीक है, कंबसन, ठीक है, और बर्निंग, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। कंबसन भी लिखा हुआ है, बर्निंग भी लिखा हुआ है, दोनों से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, कंबसन और बर्निंग का मतलब क्या हो गया
रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन विच एनर्जी इज रिलीज। मतलब हुआ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और उसमें अगर एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हम कंबसन रिएक्शन भी बोलते हैं और बर्निंग रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, हेल्प करेगा पढ़ाई करने में। ठीक है, अब है तो हम पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। मीथेन बर्न हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड वाटर। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। हम लोग पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे स्केलेटल इक्वेशन। CH4 हो गया मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 हो गया, और यहाँ वाटर नहीं लिखे, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। सारे इंग्रेडिएंट्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। एक कार्बन नजर आ रहा है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है इधर, लेकिन इधर 2 ही हाइड्रोजन नजर आ रहा है। ठीक है, इधर 2 ही हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। दूसरी तरफ क्या है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि तो हम अगर वहाँ 2H2O कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 4 हाइड्रोजन है। पहला तो कार्बन सेम नजर आया तो दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही दूसरे एलिमेंट पर ध्यान देते हैं तो इधर 4 है, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो उसको 4 उधर है, इधर भी 4 होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वही रहेगा। इसमें बराबर करने के लिए हम उसमें किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 4 बनाना है तो 2 से गुना कर दिए, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, क्योंकि ये 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 हो गया। तो अब 2 ऑक्सीजन यहाँ है ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन। तो उस साइड भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। इस साइड हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं था, उसको बैलेंस किए। जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिए, उधर भी 4 था, इधर 4 ले आए, 2 से गुना करके हाइड्रोजन तो 4 हो गया, लेकिन साथ में क्या किया, ऑक्सीजन को भी बढ़ा दिया यहाँ 2 है ना। तो 2 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से गुना हो गया, तो और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया प्रोडक्ट के साइड में। तो रिएक्टेंट के साइड में भी 4 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो उधर भी 4 ऑक्सीजन करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर दिए, तो यहाँ क्या होगा 2 2 या 4, तब ऑक्सीजन देखो 4 हो गए। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 ऑक्सीजन उधर भी, 2 और 2 4 हो गया। 4 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन इधर है। तो इस तरीके से ये इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। कोशिश करते रहो, सफलता मिल जाएगी। क्या है, इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल, ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो, ठीक है ना, हीट एंड ट्रायल। इसमें और हीट एंड ट्रायल में और कुछ करना नहीं है, बस गुना करना है। सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला के लेफ्ट साइड में गुना करना है, कुछ कॉफिशिएंट को लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन एडिंग एन एक्वस AQUOUS aqueous solution of sodium hydroxide, sodium hydroxide
to an aqueous solution of copper sulfate। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड is precipitated ठीक है, and sodium sulfate remain in solution। यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑन एडिंग, ऐड करना है क्या चीज को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है। ठीक है, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बार बार हम वर्ड इक्वेशन अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एडिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लिखते हैं एनीवेज, एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए क्यू लगा दिए। ठीक है, एक्वस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ऐड करना है इसमें टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करना है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम कितना लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। तो बोलता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट जब दोनों को ऐड करते हैं आपस में तो रिएक्शन होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट मतलब सॉलिड बनेगा, प्रिसिपिटेट हो गया मतलब सॉलिड बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया CuOH2। ये प्रिसिपिटेट होता है इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और बोलता है कि सोडियम सल्फेट रिमेन इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में रह जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो सॉल्यूशन घुल गया वो, तो वो एक्वस हो गया, प्लस सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। ठीक है, इसको हम स्टार दे देते हैं और ये स्टार दे दिए, मतलब हुआ कि इसका ये है। ठीक है ना, उसके बाद इसको हम गोल गोल दिखा दिए, यहाँ पर गोल गोल दिखा दिए, समझ जाओ उसी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ये हो गया एक्वस। तो मिल गया हमको, सारा चीज मिल गया। ठीक है, तो जब मिल गया तब आगे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने तो स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया, अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन अब बैलेंस करना होगा। पहला चेक करते हैं सोडियम Na, इधर 1 है, अब इस साइड चेक करते हैं, इधर 2 है। ठीक है, उधर 2 है तो इधर 2 बनाना पड़ेगा हमको ना, तो 2 से गुना कर दिए तो सोडियम तो 2 हो गया, लेकिन साथ में ये OH भी 2 हो गया, साथ में इधर OH भी तो 2 हो गया, 2 से गुना किए तो ये भी OH 2 हो गया। तो उस साइड देखते हैं OH कितना है, इधर OH जो है 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर OH 2 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर OH 2 है। ठीक है, क्लियर।
अब ये दोनों तो हो गया। अब इधर देखते हैं, कॉपर इधर एक है, इधर भी कॉपर एक है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर सल्फेट एक ही है, SO4 एक ही है, इधर भी SO4 एक ही है, तो बैलेंस्ड है। तो जो अनबैलेंस्ड था सिर्फ उसको बैलेंस कर दिए, बाकी अपना बैलेंस्ड है जो है ही। तब नंबर ऑफ एटम देखो सारा बराबर हो गया। 2 सोडियम एटम इधर है, उधर भी 2 सोडियम एटम है, इधर 2 हाइड्रोक्साइड है, इधर भी 2 हाइड्रोक्साइड है, इधर एक कॉपर है, इधर भी एक कॉपर है, इधर एक सल्फेट है, इधर भी एक सल्फेट है, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 2 का प्रैक्टिस हो गया। अब तीसरा सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तीसरा में बैलेंस जो हमको करना है, क्या रखना है, हीटेड आयरन मेटल reacts with steam to form iron 2 and 3, iron 2 and 3 ऑक्साइड। ठीक है, आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं Fe2O4, Fe3O4, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। हाँ देखो खाली हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रहा है, हीटेड आयरन। हीटेड आयरन मतलब आयरन गर्म है, रेड हॉट है, उसको गर्म करके लाल कर दिया गया एकदम ना, हीटेड। तो अब हॉट आयरन रहे चाहे कोल्ड आयरन रहे, उसका सिंबल तो Fe ही होता है, आयरन का जो सिंबल है वही लिखेंगे। ठीक है, तो Fe, ठीक है, रिएक्ट्स विथ स्टीम। स्टीम का मतलब हुआ वाटर वेपर, स्टीम मतलब होता है वाटर वेपर, यानी वाटर का जो वेपर बन गया उसको स्टीम बोलते हैं, हॉट वाटर वेपर। खाना बनता है, कोई चीज़ गर्म करते हैं, पानी वाला सामान, तो इससे वेपर निकलते रहता है ना, उस वेपर को हम लोग स्टीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये गैसियस फॉर्म में हो गया। सिंबल इसका भी हुआ H2O ही होगा ना, वाटर से चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। वाटर तो वाटर ही है, चाहे वो सॉलिड रहे आइस के रूप में, चाहे वो लिक्विड के रूप में रहे, चाहे वो गैस के रूप में रहे, तीनों ही रूप में उसका सिंबल जो होता है वो H2O ही होता है। ठीक है, रिएक्ट टू फॉर्म आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। ये 2 एंड 3 क्या है, वैलेंसी है, 2 तरह का वैलेंसी है। ठीक है ना, तो आयरन का सिंबल लिखेंगे, इसका रिएक्शन ये सॉलिड होता है इसलिए ऐसे लिखेंगे। स्टीम है, स्टीम का मतलब क्या हुआ, वाटर वेपर, यानी वाटर जो है गैस के रूप में है। ये जब रिएक्शन करता है तो आयरन 2 एंड आयरन 3 ऑक्साइड बनता है। तो आयरन 2 ऑक्साइड हो गया FeO, ठीक है, और आयरन 3 ऑक्साइड हो गया Fe2O3। इसमें आयरन का वैलेंसी 2 है और इसमें आयरन का वैलेंसी 3 है, क्लास 9 में पढ़ाए थे। ठीक है, कि वैलेंसी का क्रिस क्रॉस करके लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, आयरन का भी वैलेंसी 2 है, इसमें ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है लेकिन आयरन का वैलेंसी 3 है, क्रिस क्रॉस हो गया। तो ये दोनों को एक साथ जब लिखते हैं ना तो लिखते हैं Fe3O4, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन। ये दोनों तो सॉलिड है, ये दोनों ही सॉलिड हुआ, ठीक है, और ये जो है गैस है। ठीक है, ये पता चल गया, इतना इंफॉर्मेशन जो है बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आयरन, है ना, ये हुआ आयरन, ये हुआ स्टीम, ये हो गया स्टीम, और ये आयरन 2 एंड आयरन 3 ऑक्साइड, ये हो गया आयरन 2 ऑक्साइड,
ठीक है, ये आयरन 2 ऑक्साइड और ये आयरन 3 ऑक्साइड। ये हुआ आयरन 2 ऑक्साइड, ये हो गया आयरन 3 ऑक्साइड, और साथ में ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जो है फिर से लिखेंगे, क्योंकि दोनों ऑक्साइड है इसलिए एक साथ लिख देंगे। ये दोनों मिला करके, एक आयरन यहाँ और एक 2 आयरन यहाँ, दोनों मिला के कितना हो गया, Fe3 हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, दोनों मिला के कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन, तो Fe3O4 ये सॉलिड है, और साथ में हम हाइड्रोजन गैस लिख दिए। ठीक है, तो 2 ऑक्साइड को एक साथ मिला के लिखते हैं, दोनों सेम चीज़ का ही ऑक्साइड है लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयरन 2 ऑक्साइड, ये हुआ आयरन 2 ऑक्साइड, ये हुआ आयरन 3 ऑक्साइड। ये दोनों जब मिला के लिखेंगे तो ये होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना FeO, इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, FeRROUS, फेरस ऑक्साइड, है ना। और Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कम वाले वैलेंसी को आस लगाते हैं, ज़्यादा वैलेंसी है आयरन का तो ईक लगाते हैं, है ना। यहाँ वैलेंसी आयरन का 3 है, ज़्यादा हो गया, यहाँ आयरन का वैलेंसी 2 है तो फेरस हो गया, तो ये दोनों नाम भी है। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इधर आयरन 1 है और इधर आयरन 3 है, इसलिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, आयरन दोनों तरफ 3 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हमको दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन को सेम करना होगा, इसलिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑक्सीजन 4 हो गया लेकिन साथ में हाइड्रोजन 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो उधर भी हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर दिए, अब ये हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, सोच सोच करके, इसी को हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, 3 हो गया है। अब चौथे क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन में तो वर्ड इक्वेशन दे ही दिया है, लिखता है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसी को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन लिखा मतलब हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन लिखा मतलब क्लोरीन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है ना, यानी सब मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है। एटम को रिप्रेजेंट कराना हो तो बगल में लिखेगा हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओगे मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लोग लिखते हैं कैसे, H2 लिखते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। ये सब 9th में बताया गया कि कैसे क्या लिखा जाता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग HCl लिखते हैं। HCl का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड का ही दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको देखते हैं, बैलेंस करते हैं। पहला तो है कि ये गैस में है, ये भी गैस में है और ये भी गैस में है, इसलिए लिख दिया जी। अब नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, तो बनाने के लिए हम 2 से गुना कर दिए, हो गया हाइड्रोजन दोनों बराबर। इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 लेकिन जैसे ही 2 से गुना किए तो Cl भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया यहाँ पर, तो इस साइड भी क्लोरीन 2 होना चाहिए, इधर क्लोरीन और 2 है ही, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत जो है ये बैलेंस हो गया, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोलता है कि हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form अमोनिया, ठीक है, यही है। बोलता है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, दोनों गैस ही है, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जो है कंबाइन किया नाइट्रोजन गैस के साथ, दोनों रिएक्शन किया आपस में, और बोलता है कि कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये भी गैस ही होता है, इसलिए गैस लिख दी, ठीक है। सबका फॉर्मूला फिक्स है, वही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, बड़ा मुश्किल है, दोनों तरफ अलग अलग हो गया, एक इवन है दूसरा ऑड है, तो दोनों इक्वल कैसे करेंगे। तो ऐसा केस रहेगा तो हम ले लेंगे LCM, इधर 3 है ये और इधर 2 है, तो दोनों का LCM कितना होगा, 3, 2